प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है मराठा आंगल प्रथम युद्ध, जो कि 1775 से लेकर के 1782 तक चलता है। पिछले व्याख्यान में हमने मराठा और अंग्रेज संबंधों में जो एक वहाँ से दोनों में एक जो कटुता प्रारंभ हुई और उसका कारण हमने पढ़ा था कि पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा को पद कौन प्राप्त करेगा, पेशवा का पद, इस बात को लेकर के मराठों में आपस में फूट पड़ गई और एक दावेदार जिसको राघोबा का नाम दिया गया, वो राघोबा अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गया, जिसको रघुनाथ राव भी कहते हैं। अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गया बम्बई जाकर के, और वहाँ जाकर के उसने उनसे सूरत की संधि कर ली, जिसमें अंग्रेज़ों ने उसे कहा कि तुम्हें पेशवा पद दिलाएंगे। ये हमने पिछले व्याख्यान में किया। आज मराठा और अंग्रेज़ों का जो प्रथम युद्ध है, उस युद्ध के जो प्रमुख कारण रहे, उसमें पहला कारण तो अंग्रेज़ों की मराठा क्षेत्रों में रुचि थी। पहले तो अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान जब आए अंग्रेज़, तो पहले तो उन्होंने मराठों के साथ में अपने संबंध मधुर बनाए रखे और 1758 में उनके क्षेत्र में, यानी कि मराठा क्षेत्र में, अनेक व्यापारिक सुविधाएं तथा 10 गांव जागीर के रूप में प्राप्त किए। इसके उपरांत उन्होंने सालसीट जिसको हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सालसीट व बेसिन प्राप्त करने का प्रयास किया और मराठों से बातचीत भी की, परंतु सफलता नहीं मिली। ये सालसीट और जो बेसिन है, ये अंग्रेज़ों के मन में बड़ी ये टीस थी कि ये दो क्षेत्र उनको मिल जाएं, और उन्होंने इसलिए 1767 में पेशवा माधवराव प्रथम के पास भी अपना एक बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन बात इनकी तब भी नहीं बन पाई। ये मिशन भी उनका असफल रहा। इससे बम्बई का जो गवर्नर है वो नाराज़ हो गया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा, और वो उचित समय पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद मराठों में जो फूट पड़ी, और रघुनाथ राव, जिसको हम राघोबा भी कहते हैं, वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। वहाँ उचित अवसर अंग्रेज़ों को मिला। और दूसरा कारण यह है कि बम्बई परिषद का जो अध्यक्ष है, बम्बई परिषद जो वहाँ की मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी काउंसिल है, वो हॉर्न बे उस अध्यक्ष का नाम है, उस अधिकारी का नाम है। वो सालसीट और बेसन जो दोनों ये जो हैं, इनको लेने की जो उसकी उत्कंठा थी, वो भी इस युद्ध का कारण बनी। तो ये युद्ध का कारण रहा, खासकर अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा, दूसरा मराठों की फूट। दो ये प्रमुख कारण हम इस प्रकार से ले सकते हैं, और बाकी ये है ही अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा में हॉर्नबे की महत्वाकांक्षा उसके अंदर आ जाती है। तो दो कारण हैं, अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा और दूसरा मराठाओं में फूट। अब इस जो युद्ध की घटनाएं हैं, युद्ध की बारे में हम बात करें तो राघोबा ने सैनिक खर्च के लिए 6 लाख रुपया बम्बई परिषद को दे दिया। इनमें संधि हो गई थी, सूरत की संधि हमने पिछले व्याख्यान में किया था। तो बम्बई के गवर्नर कर्नल किटिंग ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। 18 जुलाई 1775 को आरा के क्षेत्र में, आरा के पास में, दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। अंग्रेज़ों को विजय मिली। अंग्रेज़ों की इस विजय से जो मराठा सेना नायक गायकवाड़ था, वो भी डिमोरलाइज्ड हो गया और अंग्रेज़ों से मिल गया। मराठों ने इस युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों का एक युद्ध पौध उनका नष्ट कर दिया। इससे मराठों की स्थिति दयनीय हो गई।
लेकिन इसी समय अंग्रेज़ जो खेमा है उसमें एक घटनाक्रम हुआ कि जो गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स था उसने सूरत की संधि को अवैध घोषित कर दिया था, जो राघोबा के बीच में और बम्बई जो कौंसिल है उसके बीच में जो हुई थी 7 मार्च 1775 को, जो हमने पिछले व्याख्यान में की थी, उस संधि को इन्होंने रद्द कर दिया और उसके स्थान पर पुरंदर की संधि मराठों के साथ में की। संधि की जो पहली धारा है, सालसिट अंग्रेजों के अधिकार में रहेगा और भड़ोच के जिले की आय भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती रहेगी। दूसरी संधि, कंपनी राघोबा यानी कि रघुनाथ राव को सैनिक सहायता नहीं देगी। तीसरी धारा संधि की, राघोबा की सेना समाप्त कर दी जाएगी, केवल 1000 सैनिक रख सकेगा। चौथी धारा, पेशवा अपने चाचा राघोबा को 25,000 रुपया मासिक एनुअल 25,000 रुपया मासिक यानी कि मंथली पेंशन के रूप में देगा। इसके बदले राघोबा पूना की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये वचन राघोबा ने दिया और उससे गुजरात भेज दिया गया। अगली जो संधि की जो धारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने माधवराव द्वितीय की काउंसलिंग के लिए जो एक 12 भाई परिषद बनी हुई थी उसको मान्यता दे दी। माधवराव द्वितीय आप जानते हैं कि अभी वो आयु में छोटा था, वो अल्पवयस्क था और उसके लिए एक 12 भाई परिषद बनाई गई थी, तो अंग्रेज़ों ने इस परिषद को मान्यता दे दी। अगली संधि की जो धारा है, पेशवा को 12 लाख रुपया पेशवा जो है, जो कि माधवराव द्वितीय है, वो कंपनी को 12 लाख रुपये युद्ध के हर्जाने के रूप में देगा। और अंतिम धारा, 7वीं धारा पुरंदर की संधि की, कंपनी गायकवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार से यह पुरंदर की संधि हो गई। परंतु पुरंदर की संधि को बम्बई की काउंसिल ने इनकार कर दिया। पुरंदर की संधि आप जानते हैं सूरत की संधि को डिसमिस करके हुई थी और सूरत की संधि बम्बई काउंसिल ने की थी राघोबा के साथ में। अब गवर्नर जनरल ने पुरंदर की संधि की है, लेकिन बम्बई काउंसिल इसको स्वीकार नहीं करती और बम्बई के जो गवर्नर हैं उसने अपने हाई अथॉरिटीज़ को इस संदर्भ में लिखा और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने भी पुरंदर की संधि के स्थान पर सूरत की संधि को उचित बताया, जो कि बम्बई काउंसिल के द्वारा की गई थी। यानी कि जो 1775 में 7 मार्च को जो संधि हुई थी सूरत की संधि, उस संधि को ही उन्होंने उचित माना और अभी ये जो 1776 में पुरंदर की संधि की वॉरेन हॉस्टिंग्स ने, इसको उन्होंने निरस्त माना, इसको उन्होंने उचित नहीं माना। अब युद्ध का पुनः प्रारंभ होता है। 1778 में अंग्रेज़ों ने राघोबा को पेशवा बनाने की दृष्टि से सेना भेजी, क्योंकि अब संधि वो पुरंदर की तो रद्द हो गई है, अब सूरत की संधि तो अब दोबारा से बम्बई ने क्या किया है कि एक सेना भेजी है राघोबा के फेवर में। इस समय तक पेशवा की सेना भी संगठित हो गई थी। सिंधिया और होलकर भी अपनी सेनाएं लेकर के पेशवा की सहायता को आ गए थे। ये दो की बड़े सेना नायक थे, सिंधिया और होलकर। अतः कर्नल इगर्टन इगर्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित हो गई। इस युद्ध के पुनः प्रारंभ होने का एक कारण यह भी था कि सखाराम बापू ने राघोबा, वो सखाराम बापू जो कि एक मराठों की तरफ से था, वो अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गया और उसने राघोबा को समर्थन दिया। इस पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल कॉकबर्न को दिया गया, परंतु टाल गांव के समीप वह भी मराठों से पराजित हो गया। यहाँ मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सखाराम बापू जो कि एक मराठों के पक्ष से था, अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गया और उसने
राघोबा का समर्थन किया। इससे उत्साहित हुए अंग्रेज और एक जो उन्होंने सेना है कर्नल कॉकबर्न COCKBURN कॉकबर्न के नेतृत्व में एक सेना भेजी, परंतु वो ताल गांव के समीप मराठों से पराजित हो गई और बड़गांव की संधि के लिए अंग्रेजों को विवश होना पड़ा। बड़गांव की संधि की पहली धारा 1773 के उपरांत के विजित प्रदेश मराठों को लौटा देने का अंग्रेजों ने वायदा किया 1773 के बाद से। दूसरी धारा भड़ोत जिले की आय सिंधिया को देने का निश्चय किया। भड़ोत जिले की आय जो कि पुरंदर की संधि में अंग्रेज़ों को मिलने तय हुई थी, वो अब सिंधिया को मिलनी यहाँ पर तय कर दी है बड़गांव की संधि से, जो कि 18 जनवरी 1779 को संपन्न हुई थी। 18 जनवरी 1779 की पहली धारा 1773 के उपरांत के विजित प्रदेश मराठों को लौटा दिए जाएंगे। दूसरी धारा भड़ोत जिले की आय सिंधिया को मिलेगी। तीसरी धारा अंग्रेज़ों ने मराठों को 41,000 रुपये देने का वायदा किया। चौथी धारा 2 अंग्रेज अधिकारी मराठों को बंधक के रूप में सौंप दिए गए। आप देखिए बड़ी अपमानजनक संधि है ये। और 5वीं और अंतिम धारा राघोबा को भी पेशवा को सौंपने का वचन दिया। इस पर राघोबा अपने प्राण बचाने के लिए सिंधिया की शरण में चला गया। ये संधि की 5 धाराएं रहीं। सरदेसाई ने लिखा है, इतिहासकार ने, बड़गांव की संधि मराठा की विजय का प्रतीक थी। यह संधि अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक थी। और इसी प्रकार एक अंग्रेज़ी इतिहासकार लिखते हैं एल्फ्रेड लॉयल लिखते हैं कि इस समय मराठे बहुत अधिक शक्तिशाली और सुसंगठित हो गए थे। अब युद्ध का पुनः प्रारंभ होता है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि स्वीकार करने से मना कर दिया। ये जो अपमानजनक संधि हुई है, गवर्नर जनरल कहता है नहीं, हम नहीं मानते हैं, और कहता है कि संधि को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया। और उसने एक सेनानायक गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता से पेशवा के विरुद्ध भेजी और वह सेना किसी प्रकार से सूरत पहुंची, परंतु यह सेना पराजित हुई क्योंकि नाना फडणवीस ने निज़ाम और टीपू सुल्तान को अपने पक्ष में कर लिया था। हालांकि निज़ाम अपने वचनों पर कायम नहीं रहा, लेकिन फिर भी मराठों ने गोडार्ड को करारी मात दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस समय लिखा है कि इस समय हर तरफ कंपनी की किस्मत अपने निम्नतम दशा को पहुंच गई थी। ये इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है। अब जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, वो हतोत्साहित नहीं हुआ है। उसने कलकत्ता से पोफम, एक सेनानायक पोफम के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ये अंग्रेज़ों के लिए एक अच्छा समाचार था क्योंकि ग्वालियर सिंधिया की राजधानी थी और सिंधिया को यहाँ से उत्तर भारत की तरफ भागना पड़ा। और उत्तर भारत की तरफ भाग रहा है, वहाँ भी कर्नल कामक ने उसको सिपरी नाम के स्थान पर, एक जगह का नाम सिपरी, वहाँ पराजित कर दिया। इसके पश्चात कामक की सेना सिरोंज की तरफ बढ़ी। अपनी इन पराजयों से व्यथित होकर सिंधिया ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। अब वो पोफम जो भेजा था वारेन हेस्टिंग्स ने, उसने सिंधिया को पराजित कर दिया था, ग्वालियर छीन लिया था, ये वहाँ से भगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजी सेना ने इसका पीछा किया और इससे सिंधिया इतना हतोत्साहित हुआ कि उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। और वारेन हेस्टिंग्स भी संधि के लिए तैयार था क्योंकि कंपनी की स्थिति ठीक नहीं थी। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच में सालबाई की संधि हो गई, जो कि 17 मई 1782 को संपन्न हुई। और उस संधि की जो प्रमुख धाराएं हैं वो इस प्रकार से हैं। माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, पहली धारा।
दूसरी धारा, राघोबा को 3 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई। तीसरी धारा, सालसीट पर अंग्रेजों का अधिकार पेशवा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने सारे विजित प्रदेश मराठों को लौटा दिए। चौथी धारा, यमुना नदी के पश्चिम में स्थित सिंधिया के प्रदेश उसको लौटा दिए गए। पांचवी धारा, फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। छठी धारा, अंग्रेजों ने भविष्य में राघोबा को किसी प्रकार की सहायता न देने का वचन दिया। ये संधि सालबाई की संधि कहलाती है, जो कि 17 मई 1782 अंग्रेजों और मराठों की तरफ से सिंधिया, अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में संपन्न हुई। सिंधिया की यदि अपने संधि की समीक्षा करें तो यह संधि हम देख रहे हैं कि सिंधिया की मध्यस्थता में हुई है। खासकर मराठों की तरफ से जो संधि की धाराएं तय कर रहा है वो सिंधिया। हालांकि जो मराठों की तरफ से जो संधि करने वाला पक्ष है वो तो पेशवा है, लेकिन उसको लीड इस समय सिंधिया कर रहा है। तो सिंधिया की मध्यस्थता में संधि हुई। अतः मराठों के दृष्टिकोण से इसको यदि हम ऑल ओवर देखें तो मराठा जो सिंधिया है वो यहाँ पर कमज़ोर सिद्ध हुआ है और मराठों के लिए ये हानिकारक सिद्ध हुई। किन कारणों से हुई? पहला, पेशवा माधवराव तक पूना समस्त राजनीतिक मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब माधवराव प्रथम था पेशवा, उस समय तक जो भारत का राजनीतिक केंद्र था वो पूना था। पूना जो है इनका मराठों का सेंटर हुआ करता था और वही भारत का राजनीतिक गढ़ था, परंतु अब पूना का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो गया। इस संधि से क्या हुआ है? सालबाई की संधि से जो पूना कभी पूरी भारत की राजनीति का सारा भारत पूना की तरफ देखता था, अब वो उसकी शक्ति जो है वो सीमित हो गई है। दूसरा, 1782 के उपरांत मराठों की जो हलचल रही उसका श्रेय पेशवा को न जाकर सिंधिया को जाता है। अतः जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 1782 के उपरांत पेशवा के पास उत्तर भारत में भेजने के लिए सैनिक ही नहीं रहे थे। पेशवा कमज़ोर हो गया है। इस संधि की जो हानिकारक जो बात है, पेशवा कमज़ोर हो गया है। तीसरा, इस समय मराठा युद्ध के कारण, मराठों की बात यदि की जाए तो जो सिंधिया है 10 वर्ष तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं हो सका। ये क्या क्या नुकसान मराठों को इस समय, ये जो अंग्रेज़ों के साथ में इनका यहाँ पर जो चला फाइटिंग, सिंधिया 10 साल तक दिल्ली की राजनीति, हालांकि वो मुग़ल सम्राट शाह आलम का वकील मुतलक बना रहा, लेकिन फिर भी 10 साल तक वो एक्टिव नहीं रह सका। और अगला जो चौथा है, मराठों ने यह संधि करके निज़ाम व हैदर अली को भी निर्बल बना दिया। अब निज़ाम और हैदर अली भी निर्बल होने का नुकसान भारतीयों की दृष्टि से ये देखते हैं कि दो भारतीय शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं। दो भारतीय शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं, इसका मतलब अंग्रेज ताकतवर हुए हैं। अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से हम इस संधि को देखें तो अंग्रेज इतिहासकारों ने इस संधि को भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण माना है और यह संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है। इसीलिए इतिहासकार डाडवेल लिखते हैं कि इस संधि ने वारेन हेस्टिंग्स की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी। 7 साल से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करना वारेन हेस्टिंग्स की एक महान उपलब्धि समझी गई। यह संधि करके वारेन हेस्टिंग्स ने 20 वर्षों के लिए मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य शांति स्थापित कर दी। इस प्रकार से यह प्रथम मराठा अंग्रेज़ युद्ध है जो 1775 से लेकर 82 तक चला और 1782 में 17 मई को सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। धन्यवाद।